गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 8 मार्च 2021 है, दिन है मने। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड योर वीकेंड। आज एक बहुत ही खास दिन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। तो दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी के कोट के साथ, ओपरा विनफ्रे। आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना होगा, शायद कभी ना कभी उनका प्रोग्राम भी देखा होगा। Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness. Think like a queen. क्वीन जो है वो हारने से डरती नहीं है। और हारना या फिर जो एक प्रकार के चैलेंजेस या फिर जो छोटे बड़े फेलियर्स होते हैं, ये सारे फेलियर्स जो हैं इट्स जस्ट अ स्टेप। ये अगर फेलियर है तो इसी फेलियर के ऊपर आप पैर रख कर सक्सेस तक पहुंचेंगे। सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग कोट। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। सब्जेक्ट्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, और कोर्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। डेमो वीडियोस देखने के लिए या फिर स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ either visit our website that is studyiq.com या फिर हमारा जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करें। लेक्चर की पीडीएफ के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। कल जो मैंने आपको कल यानी कि सैटरडे को जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का पहला प्रश्न ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना का डिफेंस बजट जो है उसने एक बहुत बड़ा आंकड़ा क्रॉस किया है। तो कितना बड़ा हो गया है चाइना का डिफेंस बजट? सेकंड एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर से आपको प्रीलिम्स में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली डीआरडीओ ने एक टेक्नोलॉजी टेस्ट की है जिसकी वजह से डीआरडीओ जो है या फिर भारत जो है वो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो डेवलप कर पाएगा। तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पोप फ्रांसिस जो हैं वो एक देश की ये पेंडेमिक और इन सारी चीज़ों के बाद पहली बार पोप फ्रांसिस किसी देश में गए हैं एज फार एज आई नो, लेकिन उनकी एक बहुत हिस्टोरिक विजिट हुई है एक ऐसे देश में जहाँ पर एक लंबे टाइम से युद्ध जैसी सिचुएशन है। तो उस देश का नाम क्या है बताइए। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि इराक देश के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आज का पहला जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट्स अबाउट जुडिशियरी। फर्स्ट वुमन सीजेआई इज नीड ऑफ द आवर। अगर जुडिशियरी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई बड़े बदलाव की आवश्यकता है, तो दैट इज़ एक फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश को मिले। जिस प्रकार से जुडिशियरी की पोस्ट फिल की जा रही है उस हिसाब से यही कहा जा सकता है कि जस्टिस बीवी नागराथना जो हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के फ़िलहाल जस्टिस हैं, वो बाय 2027 आज से 6-7 साल के बाद अगर उनको टाइम पर एलिवेट किया जाता है, अगर उनको टाइम पर प्रमोशंस दिए जाते हैं, तो बाय 2027 भारत को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो मिलेंगे। तो क्यों हमें मेल फीमेल की बात हम क्यों कर रहे हैं? वाई वी नीड ए फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, राइट? रेप के बारे में एक जज साहब ने, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या जो एक्यूज्ड है उनको ये पूछा कि क्या आप जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं? तो ये जो प्रश्न है अपने आप में एक बहुत ही इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। और क्यों ना करें, क्योंकि हमारे देश में ये बिल्कुल चीज़ अलाउड नहीं है। कुछ देशों में ऐसी सिचुएशन थी कि अगर जो रेपिस्ट हैं वो विक्टिम के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं तो फिर जो कोर्ट है वो रेपिस्ट को बाइज्जत बरी कर देती है। बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन आवर कंट्री, एंड आई थिंक ये एक्सेप्टेबल होना भी नहीं चाहिए। क्राइम इज़ अ क्राइम। इन ए सेपरेट केस सीजेआई बोबडे आस्क्ड अगेन। एक दूसरे केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दूसरा एक ऐसा गंभीर प्रश्न पूछा। व्हेन 2 persons आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ, हाउएवर ब्रूटल एंड द हस्बैंड
मैं फिर से पढ़ता हूँ. When two persons are living as husband and wife, however brutal the husband is, can you call sexual intercourse between them rape? ये एक प्रश्न पूछा है CJI ने. इसको ट्रांसलेट करें तो अगर दो लोग एक साथ रहते हैं, लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ हैं या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को फिजिकली पीटता है और फिजिकली पीटने के बाद लेट्स से वो हस्बैंड जो है वो वाइफ का रेप भी करता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है. वाइफ इज नॉट हैप्पी विथ इट, बट देन एज वेल जो हस्बैंड है वो फोर्सफुली ये चीज करता है, तो क्या इसको रेप कहा जा सकता है? ऐसा CJI ने प्रश्न पूछा है. कैन यू बिलीव इट? क्योंकि जस्टिस JS वर्मा कमिटी ने क्लियरली बता दिया है कि ए रेपिस्ट इज ए रेपिस्ट. कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर दिस हस्बैंड वाइफ हैं, अगर फोर्सफुली किसी ने किसी के ऊपर रेप किया, फिर भले ही पहले उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप हों, लेकिन अगर कोई फोर्सफुली किसी के ऊपर ये चीज़ करता है देन दैट इज़ अ रेप. जस्टिस JS वर्मा कमिटी ने भी ये स्पेसिफिकली मैरिटल रिलेशनशिप में ये चीज़ कही है कि फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो मैरिज जो है उसका डिफेंस नहीं है. आप मैरिज के आड़ पर ऐसी चीज़ नहीं कर सकते. तो CJI's रिमार्क्स इम्प्लाई ए वाइफ एज शटल. शटल यानी कि एक प्रकार की प्रॉपर्टी, एक प्रकार की क्या जो वाइफ है इज अ प्रॉपर्टी है, क्या वो एक कोई चीज़ है जिसका जब चाहे वैसे उपयोग किया जा सके. तो ये एक पेट्रियार्कल माइंडसेट हमें नज़र आती है ऑफ कोर्स. और संभू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि रेप इज़ नॉट ए मैटर फॉर द पार्टीज टू कॉम्प्रोमाइज एंड सेटल. रेप कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप फिर ये कह दे कि चलो हम इसको सोशली सेटल कर देंगे, दोनों आपस में मिलकर चीज़ों को. नहीं, यू हैव कमिटेड, ऐसा किसी का खून कर दिया और उसके बाद जिस व्यक्ति का खून हुआ है उसके फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं कोई बात नहीं, इनको माफ़ कर दो, हम आपस में सेटल रहे. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं होता है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपसे कुछ गलतियां हो गई, लेट्स से कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट हो गया या फिर थोड़ी बहुत वॉट एवर, राइट, कोई किसी ने 10-15 रुपए की चोरी की. आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, बट आई कैन से कि ऐसे छोटे छोटे पेटी क्राइम्स जो हैं उसमें ऐसी चीज़ हो सकती हैं. लेकिन रेप, मर्डर, एक्सटोर्शन, किसी को किडनैप कर लेना, ये सारी चीज़ों में यू कैन नॉट से कि हम इसको सेटल कर देंगे, राइट. तो ये फिर एक केस हो जाता है और फिर इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फिर इस चीज़ को सॉल्व करें. USA में एक चीज़ ऐसी है कि USA में जो जजेस होते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया या फिर उनका मिसबिहेवियर रहा, लेट्स से नॉट मिसबिहेवियर बट लेट्स से कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो उनको ग्रिल किया जा सकता है. जो मेंबर्स हैं, जो MPs हैं, वो उनको ग्रिल कर सकते हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं, राइट. हमारे यहाँ पर एक कॉलेजियम सिस्टम है. कॉलेजियम सिस्टम अब कैसे काम करती हैं, किस प्रकार से डिसीजन लिए जाते हैं, उसके बारे में जस्टिस छेलामेश्वर ने बताया है कि उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, जब से कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ है तब से ये एब्सोल्युटली ओपेक रही हैं. पर्दे के पीछे सारी चीज़ें होती हैं. ना तो लोगों को पता है कि कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, ना तो जो मीटिंग्स होती हैं उसके मिनट्स कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जज को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया, कौन सी उनकी कैपेबिलिटीज़ थी. ये कोई भी चीज़ जो है वो कहीं पर लिखी विखी नहीं जाती, राइट. ये 5 जजेस जो हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं और उसमें भी CJI जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो सारे के सारे जजेस जो हैं हमारे यहाँ पर ये कॉलेजियम सिस्टम के ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है. और ऐसा भी होता है कि CJI मीन्स कोई ऐसा जज है जिसने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ, लेट्स से किसी जज ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मीन्स गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया ऐसा जजमेंट दिया. वैसा जजमेंट किसी को पसंद आए ना आए उस हिसाब से नहीं दिया जाता, लेकिन कोई एक जजमेंट से अगर सरकार खुश नहीं है तो सरकार उनके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठा देगी और इंक्वायरी की वजह से उस व्यक्ति का, उस जज का जो है हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन भी टाइम पर नहीं होगा. तो ये सारे कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ सारे इश्यूज़ हैं. और मेरा मानना यह है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार के लोग,
लॉ मिनिस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स लेट्स से, फिर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कुछ एडवोकेट्स हैं और कुछ ऐसे लॉ कमीशन या फिर कोई एक्सपर्ट्स को बिठाकर एक कमेटी बनाई जा सकती है और इनके रिकमेंडेशंस लिए जा सकते हैं कि कैसे जुडिशियरी की स्वतंत्रता के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सरकार का इंटरफियरेंस ना हो, लेकिन सरकार की एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक फ़िल्टर भी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ों का एक बैलेंस अचीव करने की यहाँ पर आवश्यकता है। हुज पॉन इज़ इट, हुज पॉन इज़ इट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अपर्णा पुरोहित जो प्राइम वीडियो, अमेज़ोन का जो प्राइम वीडियो है ना, उनके कॉमर्शियल हेड हैं हमारे देश में, अपर्णा पुरोहित। तो अपर्णा पुरोहित के ऊपर एक प्रकार से एक केस चल रहा है। आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस तांडव सीरियल जो है, सैफ अली खान एंड दूसरे भी एक्टर्स हैं, मैंने देखी नहीं है, लेकिन तांडव ने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। उसमें एक पर्टिकुलर कोई सीन है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ लोग तांडव से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। व्हाटएवर इट इज़, द थिंग इज़ कि ये जो अपर्णा पुरोहित हैं, क्योंकि ये प्राइम वीडियो, ये अमेज़ोन का जो प्राइम वीडियो है उसके ऊपर, अमेज़ोन प्राइम के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सीरीज़ को लॉन्च किया गया था और कुछ सीन्स इसमें ऐसे हैं तो ये डिलीट नहीं किए गए और बाद में डिलीट किए गए, तो इसकी वजह से हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आई थिंक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित को जो एक एडवांस बेल है वो देने से मना कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट को ये बेल की मैटर सुननी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल की मैटर तो एक बाजू रही, सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसको और ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने की एक प्रकार से बात की है। Even as the streaming industry was grappling with all the dampening implications of the center's new IT rules, a Supreme Court bench has gone further by asking for screening of content on OTT platforms. एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट भी OTT के ऊपर एक प्रकार से और ज़्यादा फिल्टर्स लगाना चाहती हैं। Now, कोर्ट को रिप्लाई देते हुए हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि ये जो सरकार के नए रूल्स हैं, राइट, ये रूल्स सेंसरशिप के लिए नहीं है। दे आर दैट नो सेंसरशिप, सेल्फ रेगुलेशन सीम्स टू बी द आइडिया बिहाइंड द न्यू रेगुलेशंस। सॉलिसिटर जनरल यानी कि सरकार ने ये कहा कि ये जो नए रूल्स हैं, ये रूल्स तो सेंसरशिप के लिए बिल्कुल नहीं है, ये तो सेल्फ रेगुलेशन के लिए है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट कुड मीन्स अगर कोर्ट का सजेशन है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स को लेकर आ सकती हैं जिससे इनडायरेक्टली आप उनका गला जो है वो घोंट सके या फिर उनके ऊपर और ज़्यादा फिल्टर्स लगा सकें। ना एक चीज़ आपको समझनी है, सी कुछ चीज़ें लाइक लेट्स से पोर्न, राइट, ऑफ कोर्स पोर्न एक ऐसी चीज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, राइट, लेकिन द रियलिटी इज इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ऑन द नेट, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। तो किस प्रकार का बैन? एंड द अदर थिंग इज, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है कि प्राइवेसी में आप कुछ भी देखें, आपके रूम में या फिर आप प्राइवेसी में आप कुछ भी देखें, इट्स योर चॉइस, वन थिंग। सेकंड थिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस तांडव या फिर इस प्रकार की जो सीरीज होती हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, इन सारी कुछ सीरीज या फिर कोई फिल्म्स भी ऐसे होते हैं, तो हमेशा उस चीज़ को कट करने की बात क्यों होती है? क्या फिल्म या फिर सीरीज़ के स्टार्टिंग में ये नहीं कहा जाता कि अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है? सेकंड थिंग, कि क्या हमारी सोसाइटी में, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है? जो चीज़ हमें देखने को मिलती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह पर 1%, 0.% पूरे इतने बड़े देश में 0.% जगह पर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ तो होती रहती है
जो हमें अलग अलग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तांडव, तांडव मैंने देखी नहीं है तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है तो फिर लोग कहते हैं कि डिलीट कर दो, बट वाई टू डिलीट? वो चीज़ तो ग्राउंड रियलिटी पर हो रही है, तो उन गलत चीज़ों को हम बंद क्यों नहीं करवाते? सेकेंड थिंग इज़, सिनेमा जो है, फिल्म्स जो हैं, वो हम थिएटर्स में देखने के लिए जाते हैं, लेकिन OTT जो है ये हमारी मोबाइल स्क्रीन, हमारी एक प्राइवेट मोबाइल स्क्रीन पर हम चीज़ों को देखते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उनको एक फ्री हैंड मिल जाए OTTs को कि वो जो चाहे वो दिखा सकें, जितना गंदा चाहे। आई एम नॉट सेइंग दैट, उससे भी एक विकृति फैलेगी समाज में। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जो अच्छा कंटेंट है, राइट, अच्छी स्टोरी है, ये सारी चीज़ों को हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए 200 जितने देशों में ये इंडिया का कंटेंट जो है उसकी मार्केट की अपॉर्चुनिटी है। हर जगह पर थिएटर्स नहीं है, लेकिन हर एक के पास फ़ोन है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी बहुत सारी सीरीज़, आपने कई सारी फॉरेन की सीरीज़ देखी होगी, UK की सीरियल्स नेटफ्लिक्स में, प्राइम में काफ़ी फेमस है, UK USA की एक्सेट्रा। मनी हाइस्ट एक जो सीरियल थी, एक सीरीज़ है, वो काफ़ी फेमस हुई भारत में। इट्स अ स्पेनिश सीरीज, इजंट इट? तो वो काफ़ी फेमस है, स्पेनिश है, आई थिंक स्पेनिश है, यस। तो वो काफ़ी फेमस हुई है हमारे देश में। तो स्पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्या उन्होंने भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए वो सीरीज़ बनाई थी? नो, लेकिन फिर भी वो इंडिया में काफ़ी फेमस हुई। तो इसी प्रकार से कोरिया हैं, UK की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कितना सारा कंटेंट बना रहे हैं और उनको दुनिया के अलग अलग देश के लोग देख रहे हैं। तो भारत के हमारे क्रिएटर्स जो हैं या फिर क्रिएटिव लोग जो हैं, उनको इस प्रकार से हमें रोकना नहीं चाहिए। दुनिया भर में चल रही जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, दैट इज़ एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। जब फिल्म देखने के लिए जाते हैं, फ़ॉरेन की फिल्मों में होता है 18+ हैं तो देखिए, 12+ इसको देख सकते हैं, 16+ इसको देख सकते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि ये चीज़ बहुत ही ईजी है, राइट? जो भी व्यक्ति सब्सक्रिप्शन घर पर लेता है, लेट्स से किसी मदर ने सब्सक्रिप्शन लिया है नेटफ्लिक्स का, और वो लेट्स से 5 लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें मदर हैं, फादर हैं, गर्ल चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है, और लेट्स से ग्रैंड डैड हैं, राइट? तो अगर इतने लोग हैं तो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है उनके फ़ोन में जो मेन प्राइम यूज़र हैं, जो जिसने पैसे पे किए हैं, तो उनको ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो फादर के लिए कौन सी एज लिमिट सेट करना चाहते हैं कि वो 18+ फिल्में भी देख सके। गर्ल चाइल्ड के लिए लेट्स से अगर वो 10 साल की बच्ची हैं तो लेट्स से कि 10 तक के फिल्म्स को वो देख सकें, जो भी फिल्म्स 10 साल की बच्ची को देखनी चाहिए जो नॉर्म्स के हिसाब से। वो अगर लड़का जो है वो 14 है तो 14 तक के फिल्म्स वो देख सके, और ग्रैंडेड जो है वो अगेन 18+ फिल्म्स सारे के सारे देख सके, क्योंकि ये 3 एडल्ट हैं इस घर में। तो ये चीज़ एक बहुत ही ईजी है जिसको किया जा सकता है। दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ सजेशन, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। नाउ एन एक्सपांडेड होराइजन ऑफ सर्वेलेंस, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। इस साल इंडियन क्राइम साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्रोग्राम। इस साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम्स में सिटीजन्स जो हैं वो रजिस्टर करके साइबर क्राइम वॉलंटियर्स बन सकते हैं। अब साइबर क्राइम वॉलंटियर्स नाम से पता चल गया कि वो साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार की मदद करेंगे। कोई ऐसा इलीगल या फिर अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिपोर्ट करना और इसको रिमूव करने में सरकार की मदद करेंगे। एटलीस्ट आइडेंटिफाई करके सरकार को बता दे, बाकी की प्रोसेस जो है वो सरकार कर पाएगी। तो ये जो चीज़ है जिसमें आप लोगों को सर्वेलेंस के लिए बुलाते हैं, इट्स कॉल्ड लैटरल सर्वेलेंस। जो एक टिपिकल सर्वेलेंस है वो इस प्रकार से पिरामिड की तरह है कि यहाँ पर बैठी हुई जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है, वो हर एक के ऊपर नज़र रख रही है। सो दिस इज़ मोर लाइक दिस। ये जो लैटरल है, तो लैटरल इज़ मोर लाइक दिस, यू नो, कि एक लोग जो हैं वो एक दे, और ये एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, एज ओल्ड प्रैक्टिस है, राइट? हमारी सोसाइटी में या फिर गांव में आप जाएं तो गांव में कोई निकला, कोई व्हीकल वहाँ से पास हुआ और कुछ गलत हुआ तो पुलिस जाकर पूछेंगे, तो वहाँ पर बैठे लोगों को अगर पता है देन दे विल पास इन्फॉर्मेशन। तो ये भी एक प्रकार का सर्वेलेंस ही हुआ, इजंट इट?
जो ट्रेडिशनल या फिर जो टिपिकल सर्वेलेंस है उसमें एक इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है। इम्बैलेंस ऑफ पावर इस वजह से क्योंकि जो आपके ऊपर नज़र देख रखने वाला व्यक्ति है या फिर जो सिस्टम है उस वो ज़्यादा पावरफुल है। इस सिस्टम में ये टिपिकल सर्वेलेंस में, लेटरल सर्वेलेंस में सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी होती है इसमें। नाउ द थिंग इज कि प्रॉब्लम यह है कि जब ऑर्गेनाइज्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से चीज़ों को आप, ये लेटरल सर्वेलेंस जो है इसमें ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल गुड। लेटरल सर्वेलेंस को भी अगर आप ऑर्गेनाइज्ड बना दें तो इट विल ग्रेजुअली बिकम टिपिकल सर्वेलेंस। फॉर एग्जांपल ये जो सी प्लान ऐप है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर नज़र रखने की बात है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि मीन्स ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर किसी जगह पर कोई चीज़ अलाउड नहीं है, आई विल गिव यू वन फनी एग्जांपल। एक गांव है, उस गांव में शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं है। यू नो शॉर्ट्स, यू कैन नॉट वेयर शॉर्ट्स। आई एम नॉट सेइंग चलो अब बहुत ही शॉर्ट्स हैं तो दैट्स एक्सेप्टेबल। कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर अगर निकल रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन जो एक नॉर्मल शॉर्ट है, राइट, जो आपके नीज तक है लेट्स से, तो वो पहनना जो है दैट इज़ नॉट अलाउड। और बाहर के लोग भी आपको पता नहीं है कि उस विलेज में ये रूल है। रूल इन द सेंस उन्होंने एक बनाया है रूल। तो बाहर से कोई उस विलेज में भी रनिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए निकलता है तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, उस रास्ते से, इस गांव में ये पहनना। सो इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि उस गांव की बात करें तो उस गांव की जो मेजॉरिटी है, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, उस गांव के ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसी भी XYZ कम्युनिटी, कास्ट और स्किन कलर के हो सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ज़्यादातर लोग जो हैं उस गांव के, उनका मानना ये है कि शॉर्ट्स पहनना जो है वो गलत है। इज़न्ट इट? इस एग्जांपल में वही हम चीज़ समझ। नाउ द थिंग इज़ कि इफ़ यू गो थ्रू देयर, अगर आप उस विलेज से पास होते हैं तो वो लोग जो हैं वो आपको मना करेंगे और आपको ये परमिशन नहीं देंगे कि यू शुड नॉट वेयर इट। तो हुआ ये कि शॉर्ट्स पहनना पूरी दुनिया में गलत नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर गांव में गलत है। तो उस गांव की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है, आपके व्यू पॉइंट से उनका व्यू पॉइंट अलग है, तो वो फिर आपको फोर्स करेंगे उस चीज़ को मानने के लिए। सेम थिंग कैन हैपन विद दिस लेटरल सर्विलेंस एज वेल। देखिए इसकी अच्छी बात भी है कि एक सोसाइटी जो है, जिसको हम कहते हैं नेबरहुड वॉच, कि हर कोई एक दूसरे का ध्यान रखे। अगर किसी आपके पड़ोस में कोई घर है और वहाँ पर कोई अननोन व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है तो यू विल आस्क दैट पर्सन, राइट, कि भाई क्या काम है आपको इनका, मीन्स इन द सेंस कि अगर वहाँ पर नहीं है, ताला है या फिर ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि घर में कोई नहीं है और एक व्यक्ति उनके गार्डन में या फिर फ्रंट गेट के पास कहीं पर खड़ा है, देन यू विल आस्क फॉर सेफ्टी रीज़न कि क्या है, कुछ काम हो तो बताइए, मैं उनसे आपकी फ़ोन पर बात करवा दूँ, थिंग्स लाइक दैट। तो ये ऐसी चीज़ें अच्छी हैं, एक दूसरे की हेल्प आप कर ले। लेकिन फिर आपकी छोटी बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाए, और ऐसा हुआ भी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में जो LGBT कम्युनिटी हैं, अब कोविड-19 के केसेस स्टार्टिंग में जैसे स्प्रेड होने लगे, तो फिर ये सारा डेटा जो है, सोशल कंट्रोल जो है वो उनके ऊपर, मीन्स ये सर्विलेंस होने लगा और फिर सोशल कंट्रोल और सोशल एक्सक्लूजन होने लगा। उनको लोग एक बुरी नज़र से देखने लगे कि भाई आपकी वजह से ये कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है और इसकी वजह से हेट, फियर, यू नो, कॉन्स्टेंट सस्पिशन, एनिमोसिटी, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिले। तो सोच समझ कर अगर इफ़ वी आर गोइंग विद दिस लेटरल सर्वेलेंस, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ऐसा ना हो कि लेटरल सर्वेलेंस जो है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाए और फिर एक प्रकार से सरकार जो चाहती हैं वही आपको लगेगा कि आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, बट यू विल बी वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एक प्रकार से। आइडियल इंडियन वुमेन वर्क आउटसाइड होम। आज ऑफ कोर्स इंटरनेशनल वुमेंस डे है, 8 मार्च है, तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल ऑफ अस। और पूरी दुनिया के लिए है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट एवरी वन ऑफ अस, इजंट इट? ये पुरुषों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज की जो थीम, आज इन द सेंस इस साल की जो थीम है, दैट इज़ विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ये 2021
की थीम है, तो इसको याद रख लीजिएगा. नाउ द थिंग इज़ वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस सेक्सुअल असॉल्ट, और जजेस ने किस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए, फिर बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई है, इसमें खास करके महिलाओं की जॉब्स जो हैं वो गई है, महिलाओं का पे कट भी हुआ है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को देखें, 15 साल और 65, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में कितने पुरुष काम कर रहे हैं, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, तो इसको कहते हैं LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कंपैरिजन में भी हमारा फीमेल LFPR जो है वो काफ़ी ख़राब है. उसके पीछे सारे नेगेटिव्स रीजंस नहीं हैं. पॉजिटिव रीज़न ये है कि महिलाएं एजुकेशन और ट्रेनिंग में ज़्यादा वक्त स्पेंड करती हैं. अब हायर एजुकेशन, मास्टर्स किया, उसके बाद PhD की, एक्सेट्रा. तो इसकी वजह से भी जो ये LFPR है वो ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि लगेगा कि इतनी लड़कियां जो हैं वो स्कूल में थी, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन जॉब उनको नहीं मिल रही. ऐसा नहीं है, दे आर स्टिल स्टडिंग. दूसरा जो है वो ये भी रीज़न है कि इनफॉर्मलाइजेशन, जो इनफॉर्मल वर्क जो है वो उनको मिल जाता है, तो इसकी वजह से भी कहीं पर डेटा में वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है. लेकिन आज भी सबसे बड़ा रीज़न जो है ये LFPR के ड्रॉप होने का, जो एक बहुत ही नेगेटिव रीज़न है, वो ये है कि जो एक कल्चर है कि उनको क्या जॉब करने की आवश्यकता है, दे आर बेटर एट होम, उनका काम किचन में है, दिस सॉर्ट ऑफ नेगेटिव जो एक विचारधारा है, उसकी वजह से. क्योंकि प्योरली अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, 50% मेल है, 50% फीमेल है. अगर आपके देश को आपको डबल डिजिट ग्रोथ दिलवाना है, अचीव करना है, कम टाइम में आपके देश को ज़्यादा पैसे वाला बनना है, तो एक एक व्यक्ति जो है, एक एक ह्यूमन रिसोर्स जो है, उसका अपने पोटेंशियल तक पहुंचे. अगर कोई एक हमारे देश में से पेंटर है और वो अपने हिसाब, आई एम नॉट सेइंग कि पिकासो और उस व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर 100% अगर 100 यूनिट पोटेंशियल है और वो 30-40 में काम कर रहा है, तो वो 100 तक पहुंचे. ऐसा एक एक व्यक्ति हमारे देश में अगर बेस्ट परफॉर्मेंस, उनको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना बेस्ट दे सके, तो दैट विल हेल्प आवर इकोनॉमी, दैट विल हेल्प आवर सोसाइटी. तो ये तब तक नहीं हो सकता जब 50% पॉपुलेशन यानी कि महिलाओं को अपना अधिकार और वो सेफ्टी और वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले. फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स में रविशंकर प्रसाद साहब का इंटरव्यू आया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि ये जो नया लॉ सरकार ने नोटिफाई किया है, ये एक प्रकार से एक्ट जो नोटिफाई किया है, तो ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एब्यूज़, मिसयूज़ और उनको रोकने के लिए नहीं है, ये एक सॉफ्ट टच ओवरसाइट है. That's what he has said, right? Prasad dismissed fears that revised intermediary guidelines would provide a backdoor for India to become a sovereign state. उन्होंने ये बताया कि ये जो भारत एक सर्वेलेंट स्टेट बन जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा उनका फिलहाल कहना है. तो आई एम नॉट सेइंग कि वो सरकार यही करना चाहती है, बट आई एम सेइंग इज कि वी हैव टू थिंक. लेटरल सर्वेलेंस जो है उसके बारे में अभी हमने डिस्कशन की है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, WTO में इंडिया ने ये बताया जो फिशरीज़ हैं. अब फिशरीज़ को लेकर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि 200 नॉटिकल माइल्स जो है ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. लेट्स से ये भारत का सदर्न पार्ट है, तो यहाँ से लेट्स से 200 नॉटिकल माइल्स ये वाला पोर्शन है लेट्स से. तो यहाँ पर जो फिशरीज़ हैं उनको उनकी सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका जो अधिकार है वो हमारा है. तो अब भारत ने WTO को ये बताया है कि आप अगर WTO की कोई पैनल जो हैं वो ये 200 नॉटिकल माइल्स में आने वाली चीज़ों के ऊपर अपने डिसीजन सुनाए, तो ये गलत होगा. भारत ये चाहता है कि फ़िशरीज़ को लेकर जो हमारे देश की जो मराइन अथॉरिटीज़ हैं वो डिसीजंस लें, ना कि WTO. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्यों भारत ऐसी बात कर रहा है, तो इट्स अबाउट, देखिए फिशरीज़ हमारे देश में ज़्यादातर जस्ट लाइक किसान जो नाविक हैं हमारे देश के, जो मछुआरे हैं, वो भी छोटे छोटे मछुआरे हमारे देश में, स्मॉल और मार्जिनल मछुआरे बहुत ज़्यादा हैं. तो प्रॉब्लम यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो बड़े बड़े जहाज़ों को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा फ़िशिंग करते हैं. हमारे देश में छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे फ़िशरमैन हैं. तो ये बड़े देश, डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो
ये फिशरीज़ के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस और आप इतनी ही सब्सिडी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, इस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमने क्लियरली बता दिया है कि देखिए हमारे देश के जो नाविक हैं, हमारे देश के जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, वो गरीब हैं, छोटे छोटे मछुआरे हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना। तो ये सपोर्ट को लेकर, ये सब्सिडी को लेकर ये पूरा इश्यू है। फिटनेस नॉट एज टू डिसाइड स्क्रैपिंग। व्हीकल्स जो हैं वो कितने पुराने हैं, दैट विल नॉट डिसाइड उनकी फिटनेस कैसी है, तो दैट्स अ गुड थिंग। टायर्स कैसे हैं, ब्रेक लाइट्स चल रही हैं, हेल्थ कैसी हैं, स्ट्रक्चर कैसा है उस पर्टिकुलर व्हीकल का, तो ये सारी चीज़ों को डिसाइड करके फिर यस और नो, कि या तो उसको रोड सेफ व्हीकल है या नहीं, इस प्रकार से तय किया जाएगा। आई होप इसमें करप्शन ना हो, बट आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि कैसे सरकार इसको रोल आउट करेगी। अभी लाइसेंस निकालने में भी करप्शन चल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये फिटनेस टेस्ट को हम कितना इम्प्लीमेंट करेंगे। बट स्टिल लेट्स होप कि ये एक रोबस्ट लॉ सरकार बनाए और इसका रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। न्यूज़ की बात करें तो दिस आर सम न्यूज़ आइटम्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।